ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों से जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कहीं पर गाड़ी बह गई, कहीं पर इंसान ही बह गया। उधर पहाड़ों में लैंडस्लाइड की दहशत अलग है। दर्जनों रास्ते बंद हो जाने से लोग फंसे हुए हैं। मौलाना छांगुर के बारे में पीड़ित महिलाओं ने सनसनीखेज खुलासे किए। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही थी। अलग अलग शहरों में एक्टिव थे छांगुर के एजेंट। जो जानकारी मिल रही है सब कुछ आपसे शेयर करेंगे आगे। देखिए, अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना हुए हैं शुभांशु शुक्ला। आईएसएस से अलग हुआ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कल कैलिफोर्निया तट के पास होगी लैंडिंग। और मुंबई में कल से खुल जाएगा एलॉन मस्क की कार कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों के साथ साइबर ट्रक की भी कर सकेंगे टेस्ट ड्राइव। अब विस्तार से खबरें देखते हैं। देखिए, कुछ ही घंटों की बारिश ने राजस्थान के राजसमंद जिले में सिस्टम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से राजसमंद जिले की सूरत बिगड़ गई है। शहर की गलियां दरिया बन गई हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इस पानी में लाखों रुपए की एक कार तो खिलौने की तरह बहती दिखाई दी। नुकसान है। सांसें रोक देने वाले इस वीडियो में दिखा कि कार तेजी से बहते हुए आई और फिर एक मंदिर के चबूतरे से टकरा गई। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, कार रुकी नहीं और बहते हुए आगे जाकर एक पेड़ से जा टकराई। इसके बाद तो कार बहते हुए आगे चली गई और वहां बने घर पर जाकर फंस गई। नुकसान है। बता दें कि राजसमंद में ये हाल कुछ ही घंटों की तेज बरसात से हुआ था। राजसमंद की अधिकतर सड़कें तो बारिश के बाद भरे मटमैले पानी में दिखाई ही नहीं दे रही। वहीं बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार भी थाम दी, क्योंकि जिन रास्तों में पानी भर गया उन्हें पार करना आसान नहीं था। इसीलिए गाड़ियां रेंगती नजर आई। राजस्थान के ही धौलपुर में प्रशासन की अपील नहीं मानना एक युवक को भारी पड़ गया। संतनगर में उफनाई पुलिया को पूरा पार करने के चक्कर में युवक का संतुलन बिगड़ा और वो देखते ही देखते नदी में बह गया। बड़ी बात यहां यह है कि जब युवक नदी में बहा तो वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ तमाशबीन बने रहे। और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। वीडियो में दिखा कि युवक उफनाई पुलिया पार करता आया और गड्ढे को पार करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गड्ढे में पैर रखा उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में बहने लगा। वो गया। जिस समय युवक नदी में बहा वहाँ कुछ ही मीटर की दूरी पर तमाम लोग मौजूद थे। ये लोग चाहते तो दौड़कर उसे पकड़ लेते, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया और केवल वीडियो बनाते रहे। नदी में बहा युवक तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, चीख चीख कर लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन ये लोग केवल तमाशबीन बने रहे। इसके बाद युवक पानी में डूब गया और उसका कहीं सुराग नहीं लगा। मध्य प्रदेश में आसमान से बारिश की बूंदों की शक्ल में बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई सड़कें और पुल डूब चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन रास्तों को पार करने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ बाइक सवार 3 लड़कों का ओवर कॉन्फिडेंस ही उनकी जान पर भारी पड़ गया। बरसाती नाला पार करने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर पानी में गिर गई। इसके बाद तो एक युवक बच निकला, लेकिन 2 युवक बाइक के साथ साथ पानी में बहने लगे। इसके बाद बाइक तो पानी में पूरी की पूरी समा गई, जबकि 2 युवक काफी दूर तक बहते चले गए। इन युवकों की किस्मत अच्छी थी कि नाले के बीच में पेड़ थे, जिसकी डालियां पकड़कर इन युवकों ने अपनी जान बचा ली। इसके बाद गाँव वालों ने इनका रेस्क्यू कर लिया। ये घटना शिवपुरी के पिछोर कछौआ मार्ग पर हुई, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गयी। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम में डूबने से 20 साल और 22 साल के 2 लड़कों की मौत हो गई। ये दोनों लड़के पिकनिक मनाने के लिए कोलार डैम आए हुए थे, लेकिन नहाते नहाते दोनों गहरे पानी की तरफ बढ़ गए और बहाव में आकर डूब गए। इस दर्दनाक घटना का वीडियो भी सामने आया है। और वीडियो में भोपाल से आए 4 दोस्त कोलार डैम में नहाते दिखे। इस दौरान प्रिंस और उज्जवल डैम के गहरे हिस्से में चले गए और फिर उनका कुछ पता नहीं चला। दोनों लोग गए हैं। पहले तो 2 दोस्तों को लगा कि प्रिंस और उज्जवल मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब वो काफी समय तक पानी से बाहर नहीं आए तो 2 दोस्तों में चीख पुकार मच गई। वो मदद के लिए आसपास मौजूद लोगों को बुलाने लगे। वो भैया आ रहा है यार, उनको देखो यार, बुला यार भाई, अरे जल्दी आओ भैया।
जब तक पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची, दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में बारिश के साथ बवंडर ने भी भारी तबाही मचाई। बवंडर का ये वीडियो आपको डरा देगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज हवाओं की वजह से भारी टिन शेड और हल्की चीजें हवा में कैसे उड़ गई। धरती और आसमान के बीच तूफानी हवा के पाइप जैसा दिख रहा ये बवंडर इतना तेज था कि इसकी चपेट में आकर कई पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे टेढ़े हो गए और कई घरों की छतें भी उड़ गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना को खौफनाक बताया। कहा कि ऐसा खतरनाक तूफान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। बवंडर वाले इस तूफान के बाद लोगों में डर का माहौल है। उधर उत्तर प्रदेश में हो रही तेज बारिश ने स्कूली बच्चों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मैनपुरी के भोगांव नगर पंचायत से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो विकास कार्यों की पोल खोल रहा है। और ये वीडियो मैनपुरी के मोहल्ला प्रेम चिरैया का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची नाले की 9 इंच चौड़ी दीवार पर चलकर रास्ता पार करके स्कूल जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संतुलन बिगड़ जाता है और बच्ची कीचड़ से भरी सड़क पर जाकर गिर जाती है। गिरने की वजह से बच्ची को मामूली रूप से चोट आई है, लेकिन गनीमत रही कि वो नाले में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर और अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी आने वाला वक्त राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। जबकि राजस्थान के कई जिलों में पहले से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़क तो सड़क, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। सबसे बुरा हाल तो जोधपुर रेलवे स्टेशन का रहा, जहां बारिश का पानी भरने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई, क्योंकि टिकट काउंटर से लेकर एंट्री गेट तक पानी में डूबा नजर आया। बड़ी बात यह है कि बदइंतजामी का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। यूपी के गाजियाबाद में कुछ कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया कि यू टर्न लेते समय एक कार मामूली रूप से कांवड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू हो गया। नाराज कांवड़ियों ने कार पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स कार पर ही चढ़ गया और कार के शीशे तोड़ने लगा, जबकि बाकी कांवड़िए डंडे और पत्थरों से उस पर हमला करते रहे। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और पुलिस के सामने ही कार पर हमला करते रहे। कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए। हंगामे की वजह से वहां भारी भीड़ जुट गई, ट्रैफिक जाम हो गया। काफी देर तक कांवड़ियों का हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने कार को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। तब जाकर कांवड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा। यूपी के मेरठ में मामूली टक्कर पर जहां कांवड़ियों ने बस ड्राइवर को पीट दिया, तो वहीं हरिद्वार में स्कूटर से टक्कर होने के बाद एक महिला के साथ मारपीट की गई। मेरठ के सदर बाजार में कांवड़ियों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। गुस्साए कांवड़िए बस में चढ़े और ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। बस में सवार कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, तो कांवड़ियों ने उन्हें भी धक्का देकर हटा दिया। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ कांवड़ियों ने एक महिला को इसीलिए पीट दिया क्योंकि उसकी स्कूटी कांवड़ियों से टच हो गई थी। महिला कांवड़ियों ने उसे घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। उत्तराखंड प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। तो वहीं कांवड़ियों के लिए भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा में शामिल गाड़ियों को टोल टैक्स नहीं देना होगा और ये छूट कांवड़ मेले की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले से यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने 10 फीट से ऊंची कांवड़ लाने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही ऊंचे डीजे सिस्टम पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने एक मनचले को सबक सिखाया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मनचले के घर जाकर उसकी पिटाई कर दी।
किसी ने दे चप्पल मारी तो कोई हाथ साफ करता दिखाई दिया। जिसकी पिटाई हुई वो महिलाओं को अश्लील वीडियो भेजकर परेशान करता था। इस शख्स को कई बार समझाया गया लेकिन मन चला माना नहीं। फिर महिला मोर्चा की दर्जनों कार्यकर्ता उसके घर पहुंच गई और फिर उसकी लात, घूंसे और चप्पलों से जमकर धुनाई हुई। घर वाले माफी मांगते रहे लेकिन पिटाई चलती रही। पुलिस को बुलाने की धमकी सुनते ही आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। अगर आप भी खुशी के हर मौके को समोसा जलेबी के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो ये खबर जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिगरेट के पैकेट पर छपी वार्निंग की तरह अब समोसा जलेबी पर सेहत से जुड़ी चेतावनी लिखी हुई नजर आएगी। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समोसा जलेबी बनाने वालों को उसमें इस्तेमाल तेल और चीनी की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने के लिए कहा है। इस बोर्ड से लोगों को यह पता चलेगा कि वो जो खा रहे हैं उसका उनकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। दुकानदारों को यह बताना होगा कि समोसे में कितना तेल है, उसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से जलेबी, इसके बारे में भी बताना होगा कि उसमें कितना तेल, कितनी चीनी और दूसरी चीजें क्या इस्तेमाल की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक चीनी और ट्रांस फैट अब नए तंबाकू की तरह है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाने की लेबलिंग को सिगरेट की चेतावनी की तरह गंभीर बताने की दिशा में यह पहला कदम है और बताया यह जा रहा है कि सरकार फास्ट फूड पर बैन लगाने की बजाय लोगों को जागरूक करेगी ताकि अपनी सेहत से जुड़ा हुआ फैसला वो खुद ले सकें। आपको यहां यह भी बता दें कि भारत में मोटापे की बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही है और एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक करीब 45 करोड़ भारतीय मोटापे की चपेट में होंगे। बात राजस्थान के जालौर की, जहां टोल मांगने पर पुलिस कांस्टेबल का गुस्सा फूट पड़ा। ताकत के नशे में चूर कांस्टेबल ने टोलकर्मी का गला दबाया और थप्पड़ मारे। वीडियो भारतमाला टोल प्लाजा का है। टोलकर्मी पैसे मांगता दिखा, फिर दबंग स्टाइल में खुला कांस्टेबल की कार का दरवाजा। पहले गुस्से में कांस्टेबल ने टोलकर्मी की गर्दन को पकड़ा और फिर धमकाते हुए जड़ दिया जोरदार थप्पड़। डरा सहमा टोलकर्मी हाथ जोड़ता दिखा, लेकिन निजी कार से बिना वर्दी के आए कांस्टेबल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। टोलकर्मी की पिटाई का वीडियो टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने आरोपी कांस्टेबल घेवरचंद को लाइन हाजिर कर दिया है। बेंगलुरु में एक मामूली सी बात पर एक डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। ये वारदात की तस्वीर अब सामने आई है, जिसमें कुछ लोग डिलीवरी बॉय को पीटते हुए दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि रेड लाइट पर गाड़ियां खड़ी हैं और किनारे बाइक पर खड़े डिलीवरी बॉय को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। भीड़ तमाशबीन बनी हुई है और दबंगों का कहर पिटाई की शक्ल में डिलीवरी बॉय पर टूट रहा है। दबंग इस पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात कर रहे हैं। इस डिलीवरी बॉय की गलती सिर्फ इतनी थी कि दबंगों को रास्ता नहीं दे पाया, जिस पर दबंगों ने इसे घेर लिया और इसकी रेड लाइट पर ही पिटाई करनी शुरू कर दी। दबंगों की पिटाई में डिलीवरी बॉय को गंभीर चोट आई है, उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। वहीं सामने बिल्डिंग में मौजूद एक शख्स ने दबंगों की इस करतूत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई, जिसने डिलीवरी बॉय की पिटाई करने वाले 3 दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए कांवड़ियों की लंबी कतार लग गई है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंगला आरती के बाद मंदिर को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद पूरा परिसर बम बम के जयकारों से गूंजने लगा। पहले सोमवार पर शिव भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ी कि मंदिर के बाहर करीब 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। सामने आई ड्रोन तस्वीरों में जहां तक नजर गई भक्तों की भीड़ दिखाई दी। ये कतार जो है सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली है और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आए। इस दौरान कुछ पुलिस वाले शिव भक्तों पर फूलों की बारिश करते हुए भी दिखाई दिए। सिर्फ काशी विश्वनाथ ही नहीं बल्कि देश भर के दूसरे शिवालयों में भी भक्तों ने शिव पूजा कर आशीर्वाद लिया। देहरादून के आसपास के इलाकों में बारिश के मौसम में सांपों का दिखना आम बात है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके सामने 12 फीट लंबा एक सांप आ जाए, वो भी किंग कोबरा, तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसा हुआ देहरादून के होरावाला रजौरी इलाके में।
जहां 12 फीट लंबा किंग कोबरा एक घर में घुस गया। सांप को देख लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने आनन फानन में इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद मशहूर स्नेक कैचर आदिल मिर्जा वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू करने में जुट गए। लेकिन कोबरा को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि कोबरा बार बार फुफकारने के साथ ही आदिल पर हमला करता दिखा। स्नेक कैचर आदिल मिर्जा और विशालकाय किंग कोबरा के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। बाद में आदिल ने बड़ी मुश्किल से कोबरा को काबू किया और एक बोरे में बंद कर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। देखिए, एक तरफ मैदान सैलाब के सितम पर बेहाल है, तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड कहर बरपा रहा है। देवप्रयाग में पौड़ी क्षेत्र के बाहा बाजार इलाके में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से इतने बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे कि वहां जिन लोगों के घर हैं उनकी सांसें अटक गई, क्योंकि पहाड़ से होते लैंडस्लाइड को देखकर ऐसा लगा कि पहाड़ों पर बने ये घर अब किसी सूरत में नहीं बचेंगे। पहाड़ों से पत्थरों की ऐसी बरसात हो रही थी कि कोई भी इन पत्थरों की चपेट में आता तो जिंदा बच पाना मुश्किल था। और आ गया, ऊपर से और आ गया। जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे थे वो तो इस लैंडस्लाइड को देखकर इतना डर गए कि पूरी तरह चीखने चिल्लाने लगे, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। लैंडस्लाइड की इस घटना ने वहां पर रह रहे लोगों की सांसें रोक दी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लैंडस्लाइड उस जगह पर हुआ जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का पवित्र संगम है। ये पूरा इलाका पर्यटकों से गुलजार रहता है। ऊपर से यहाँ पर सैकड़ों घर मौजूद हैं। ऐसे में पहाड़ी के ऊपर बने हुए वो घर, इसीलिए जब लैंडस्लाइड हुआ तो यहाँ रहने वाले तमाम लोग घरों में ही फंस कर रह गए थे, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। इसीलिए भागकर जाते भी कहां। जब तक लैंडस्लाइड होता रहा, लोग परिवार के साथ घरों में दुबके रहे। पहाड़ों से जो पत्थर गिर रहे थे उनकी आवाज तो ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। हालांकि पहाड़ी के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों ने लैंडस्लाइड के इस खौफनाक वीडियो को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। लैंडस्लाइड थमा तो चारों तरफ बर्बादी भी नजर आई। इस घर के ऊपर तो इतनी बड़ी चट्टान गिरी कि पूरा का पूरा घर ही टूट फूट गया। घर के बाहर खड़ी बाइक का भी कचूमर निकल गया। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी कुल्लू हाईवे पर आवाजाही एक बार फिर से रोक दी गई। करीब 26 घंटे से हाईवे बंद था, जिसे जिला प्रशासन ने रविवार को बमुश्किल खोला था। लेकिन प्रशासन की मेहनत पर कुदरत ने एक बार फिर से पानी फेर दिया, क्योंकि जैसे ही हाईवे को खोला गया उसके कुछ ही घंटे बाद फिर से लैंडस्लाइड हो गया। जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए, क्योंकि जो पहाड़ सालों से मजबूती के साथ खड़ा था वो अचानक भर कर गिरने लगा। पूरा पर्वत ही आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, काफी ऊपर से। ये देखो भाई, ये देखो, बहुत सारे पत्थर आ गए। सामने आए रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में पहाड़ का मलबा रुक रुक कर गिरता नजर आया। चल आ गया। जिस समय पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ उस समय वहां तमाम लोग मौजूद थे, जो पहाड़ से पत्थरों की बारिश होती देख तुरंत वहीं का वहीं रुक गए। हट जाओ, पीछे हट जाओ, आजा 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 आजा। लैंडस्लाइड से जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस मंजर को देख वहां मौजूद लोग सन्न रह गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने पहाड़ का बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इधर कुल्लू में तो एक सड़क ही धंस गई। नतीजा ये हुआ कि सड़क धंसने की वजह से सामान ढोने वाली एक गाड़ी नाले में जा गिरी, और नाला इतना गहरा था कि गाड़ी को कोई बाहर नहीं निकाल सका। इसके बाद तो इस गाड़ी को नाले के गंदे पानी ने चारों तरफ से घेर लिया। नाले का गंदा पानी गाड़ी के अंदर भर गया, जिससे गाड़ी में लदी नाशपाती खराब हो गई। बताया गया कि हादसे में ड्राइवर की जान बच गई और उसे ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि नाले में गिरी गाड़ी को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। वायरल वीडियो में तेंदुआ हैरत अंगेज रूप से इंसान की तरह दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। शिकार की तलाश में निकले तेंदुए को देखिए। ये छोटा सा वीडियो रोमांच से भरा हुआ है। पहले तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ सड़क की दूसरी ओर गया। घने जंगलों में जाने से पहले तेंदुआ एकाएक दोनों पैर पर खड़ा हो गया। काफी देर तक तेंदुआ इसी पोजीशन में खड़ा दिखा। इस दौरान उसकी निगाहें शिकार को ढूंढती रहीं।
जैसे ही उसे अपना शिकार दिखा तो वो सीना तान कर खड़ा हो गया। ये वीडियो जितना अद्भुत है उतना ही असामान्य भी। ये वीडियो सफारी के दौरान वहाँ मौजूद एक महिला ने रिकॉर्ड किया, जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, गाली देना वैसे तो हमारे समाज में खराब बात मानी जाती है। बावजूद इसके हर शहर, हर गांव से गालियों की आवाज कानों तक पहुंच ही जाती है। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलान ने गालियों के चलन पर गाली बंद घर अभियान नाम से एक सर्वे करवाया, जिसमें चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। देखिए, सर्वे से यह पता चला है कि सबसे अधिक गालियां दिल्ली के लोग देते हैं। दिल्ली के 80% लोग जो हैं, यानी कि 100 में से 80 लोग गालियों का इस्तेमाल करते हैं। गाली देने में दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां के 78% लोग गाली गलौज किया करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यह आंकड़ा 74% है, यानी कि इन दोनों राज्यों के 100 में से 74 लोग बोलचाल में गालियों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां पर 68% गालियां देते हैं लोग। गालियों का सबसे कम इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोग करते हैं। सर्वे के मुताबिक वहां के सिर्फ 15% लोग गाली गलौज करते हैं। 11 साल तक चले इस सर्वे में हर तबके, हर पेशे और हर उम्र के करीब 70,000 लोग शामिल हुए। सर्वे के मुताबिक गाली देने वालों में पुरुषों के साथ महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं, और सबसे अधिक गालियां मां, बहन और बेटियों को निशाना बनाकर दी जाती हैं। बात करेंगे त्रिपुरा की रहने वाली और दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा की, स्नेहा देवनाथ, जिसकी डेड बॉडी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने सुसाइड नोट मिलने का भी दावा किया है। पुलिस ने स्नेहा देवनाथ की डेड बॉडी गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे यमुना नदी से बरामद की। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर का ये एरिया है और यहीं पर स्नेहा देवनाथ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, उसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी और बीते 6 दिनों से वो लापता थी। पुलिस के मुताबिक कैब ड्राइवर ने स्नेहा को सिग्नेचर ब्रिज पर ही ड्रॉप किया था। 7 जुलाई को स्नेहा ने अपने परिजनों से आखिरी बार बात की थी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में स्नेहा देवनाथ का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे पता चल रहा है कि वो बीते कुछ महीनों से काफी परेशान थी और सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर जान देने का फैसला लिया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सुसाइड के अलावा और एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम की राधिका यादव की हत्या का मामला शुरुआत में जितना आसान दिख रहा था, ये अब उतना ही उलझ रहा है। हत्या पिता ने ही की है, उसने हत्या की वजह भी बता दी है, लेकिन पुलिस को शक है कि जिस बात के लिए पिता ने बेटी की हत्या की उसमें कुछ तो झोल है। इसीलिए गुरुग्राम पुलिस राधिका यादव मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की, उसे समझने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मोबाइल फोन की जांच में जुटी हुई है। राधिका आईफोन यूज करती थी, उसके मोबाइल फोन अभी लॉक है। मां और भाई को फोन का पासवर्ड पता नहीं था, इसीलिए पुलिस ने राधिका के मोबाइल को अनलॉक कर जांच के लिए डाइटैक को इसे भेज दिया है, ताकि राधिका का मोबाइल डेटा रिट्रीव किया जा सके और इस बात का पता लगाया जा सके कि हत्या से पहले राधिका क्या कर रही थी। राधिका के हाथों में हमेशा आईफोन रहता था। वो अपने यादगार पलों को हमेशा कैमरे में कैद करती रहती थी। कोई पार्टी हो या दोस्तों के साथ मस्ती, हर पल को मोबाइल में संजो कर रखती थी। शायद यही वजह है कि हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की मदद ले रही है। राधिका की हत्या के बाद जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, उसी दौरान पता चला कि मर्डर से कुछ दिन पहले राधिका ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को डिलीट कर दिया था। राधिका ने ये कदम क्यों उठाया, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या किसी खास वजह से राधिका ने सोशल मीडिया प्रोफाइल हटाए या किसी दबाव में ऐसा किया। मोबाइल की जांच से ही इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों राधिका की एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल सामने आई है, जिसके बारे में उसकी एक करीबी दोस्त ने जानकारी दी है। एबीपी न्यूज की टीम ने जब उस प्रोफाइल की पड़ताल की तो राधिका की इंस्टाग्राम प्रोफाइल लॉक मिली। अकाउंट को प्राइवेट कर दिया था। इंस्टाग्राम पर राधिका ने कुल 6 पोस्ट किए हुए थे। उसके सिर्फ 69 फॉलोअर्स थे और राधिका 67 लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया करती थी। और राधिका ने अपने इंस्टा अकाउंट के बायो में स्पेनिश भाषा में लिखा था टोडो पासा por algo, जिसका मतलब होता है हर चीज किसी कारण से होती है। राधिका ने ये लाइन क्यों इस्तेमाल की वही जानती है, या फिर उसके राज मोबाइल में है। हालांकि उसकी जिगरी दोस्त ने इस प्रोफाइल के हवाले से उन सभी सवालों का जवाब दिया जो कहते थे कि वो रील बनाती थी और उसी वजह से पिता नाराज थे। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च
2024। राधिका जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ के लोग रील से नाराजगी की बात को आधारहीन बता रहे हैं। ये रील इनको तो आए हुए भी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल पहले की घटना है, तो उसका अब कोई मतलब नहीं है। बच्चा है, ठीक है, जो गेम में है वो इन चीज़ों में भी जा सकता है। ये मतलब बात ना कोई गले उतरने वाली नहीं है। यूपी के शामली में एक बार फिर से तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई है। अचानक तेंदुए को बिल्कुल करीब देखकर लोग डर गए हैं। हालांकि तेंदुए को शांत बैठा देख सड़क से गुजरने वाले कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया। रात के वक्त तेंदुआ सड़क किनारे एक पुलिया पर बैठा हुआ था। तभी एक कार की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी, लेकिन तेंदुए ने कोई हरकत नहीं की। वो अपनी जगह पर बैठा रहा। तभी धीमी रफ्तार से चल रही कार को ड्राइवर ने रोक दिया और तेंदुए का वीडियो बना लिया। ये वीडियो शामली के कांधारा थाना क्षेत्र के एलम कस्बे का है। ये जंगल वाला इलाका है, इसलिए अक्सर यहाँ तेंदुए दिख जाते हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये तेंदुआ देखा गया, वहीं पर 1 हफ्ते पहले एक तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई थी। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियरिंग परीक्षा में नकल का एक अनोखा मामला सामने आया। इस मामले में आरोपी 2 सगी बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बहन परीक्षा सेंटर के बाहर से अपनी बहन को नकल करवा रही थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों बहनों को मौके से ही धर दबोचा। इन दोनों बहनों ने बेहद शातिराना तरीके से नकल की प्लानिंग की थी। परीक्षा दे रही लड़की ने प्रश्न पत्र की तस्वीर स्पाई कैम से खींचकर अपनी बहन को भेजी। लड़की की बहन परीक्षा सेंटर के बाहर ऑटो में बैठी थी और वॉकी टॉकी की मदद से बहन को नकल करा रही थी। NSUI कार्यकर्ताओं ने पहले ऑटो में बैठी बहन को पकड़ा और फिर परीक्षकों ने अंदर बैठी दूसरी लड़की को भी पकड़ लिया। जांच में पता चला कि लड़की ने अपने कपड़ों में स्पाई कैम छिपा रखा था। कैमरा है और PWD का एग्जाम चल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं इतना बड़ा वो हो रहा है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि नकल के इस रैकेट में कोई भी शामिल है या नहीं। यूपी से धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला मौलाना छांगुर, जिसे गिरफ्तार हुए 10 दिन हो गए हैं। इन 10 दिनों में उसने कई राज उगले हैं। धर्मांतरण के खेल खेलने वाले कोडवर्ड का खुलासा भी हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी के 10वें दिन ये पता चला कि मौलाना छांगुर बहुत ही शातिराना तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क फैला रखा था। देखिए, ये हिंदू लड़कियों को फंसाकर लव जिहाद के लिए एक बड़ा गैंग उसने बना रखा था। देश के 579 जिलों में इसका नेटवर्क था, जो करोड़ों के विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। ईडी की जांच में ये जानकारी सामने आई है कि मौलाना छांगुर ने पहले देश के हिंदू बहुल इलाकों की पहचान की, फिर 579 जिलों में हिंदू लड़कियों के खिलाफ साजिश रची। मुल्ला छांगुर ने प्लान के तहत मुस्लिम नौजवानों के कई गैंग तैयार किए। 3000 मुस्लिम युवकों को अपना अनुयायी बनाया, जो छांगुर के एक इशारे पर मिशन में जुट जाते थे। इनकी हवानियत सऊदी से लेकर सहारनपुर गान्ना खंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। इसके अलावा मौलाना छांगुर ने एक लव जिहादी फौज भी तैयार की हुई थी। उसने 1000 मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी थी। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। ईडी की जांच में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि छांगुर ने लव जिहादी गैंग के नेटवर्क को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैलाया हुआ था और इस गैंग को विदेश से आए पैसों के जरिए मदद करता था। देखिए, एटीएस और ईडी ने छांगुर के साम्राज्य को लेकर कई खुलासे किए हैं। ईडी के मुताबिक छांगुर के और 32 खातों की जानकारी मिली है, यानी पहले के 40 खाते और अब 32, कुल मिलाकर 72 बैंक अकाउंट्स होने की बात सामने आई है। इन अकाउंट्स में करीब 100 करोड़ के लेन देन होने का शक है। इनमें विदेशी फंडिंग भी शामिल है। मौलाना छांगुर की विदेशी फंडिंग का लेखा जोखा नीतू उर्फ नसरीन देखती थी। नीतू उर्फ नसरीन के लैपटॉप से एटीएस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। नसरीन के लैपटॉप में छांगुर के मुंबई से लेकर दुबई तक के गुप्त कनेक्शन का रिकॉर्ड है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जमीन खरीद फरोख्त, कारोबार और विदेशी लेन देन का हिसाब भी नीतू उर्फ नसरीन ही रखती थी। नीतू अपने लैपटॉप में लेन देन के रिकॉर्ड को कोडवर्ड में रखती थी। जांच एजेंसियां उसी कोडवर्ड को डिकोड करने में जुटी हैं। एटीएस ने छांगुर को 5 जुलाई को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। 16 जुलाई तक एटीएस को उसकी हिरासत मिली है। तब तक और भी कई खुलासे होंगे, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें छांगुर का माफियाओं के साथ भी कनेक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि छांगुर सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, अतीक अहमद का भी करीबी था। पूर्व राज्य मंत्री ददन मिश्रा ने यह दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मौलाना छांगुर अतीक अहमद का प्रचार करने गया था।
अतीक के नामांकन में छांगुर ने ही अपना घोड़ा अतीक अहमद को दिया था, जिस अतीक अहमद ने बीजेपी के समर्थकों को और दौड़ा दिया था। छांगुर के प्रचार के बावजूद श्रावस्ती सीट से 2014 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतीक अहमद के खिलाफ बीजेपी के ददन मिश्रा जीते। अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था, कई जगह मंच भी साझा किया। खासतौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। ददन मिश्रा के अलावा छांगुर पर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बड़ा बयान दिया। अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। छांगुर पर निशाना साधते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है, बाबाओं से कोई दिक्कत नहीं है। हमको आपसे दिक्कत है, किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मौलाना छांगुर की कोठी गिराने के बाद अब उनके सहयोगियों पर एक्शन की तैयारी कर ली है। बलरामपुर में छांगुर के सहयोगियों के घरों पर नोटिस चिपका दिया गया है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का नोटिस लगाया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया है। हाँ ठीक है, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन 500 करोड़ उन्होंने एक दिन में तो नहीं बना लिया ना, लंबा समय उनको लगा और उस लंबे समय में कभी भी वो रडार में नहीं आए। ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्रशासन है वो भी सोया हुआ है। देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवती से उसका मोबाइल छीन लिया। वारदात पास में ही लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके की। एक युवती सड़क पर चलती हुई मोबाइल फोन से बात कर रही थी। तभी पीछे से बाइक पर सवार 2 बदमाश तेजी से आए, उसका मोबाइल झपटा, मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मौका देखा, झपट्टा मारा, तेज रफ्तार में भाग गए। युवती अचानक हुए इस हमले से घबरा गई। कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरोपी फरार हो गए थे। कुछ ही घंटों बाद दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में अपना पहला शोरूम खोल देगी। टेस्ला अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी है। 15 जुलाई को भारत में टेस्ला का पहला सेंटर खुलेगा, जहां ग्राहक टेस्ला की गाड़ियों को देख सकेंगे, छू सकेंगे और टेस्ट ड्राइव कर सकेंगे। मुंबई के टेस्ला सेंटर में मॉडल 3, मॉडल Y, मॉडल S, मॉडल X और साइबर ट्रक के साथ साथ टेस्ला के एनर्जी प्रोडक्ट्स भी देख सकेंगे। इसके अलावा टेस्ला के एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे सोलर पैनल, पावर वॉल और सोलर रूफ भी यहां दिखाए जाएंगे। टेस्ला सिर्फ एक शोरूम खोलने भर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत के मार्केट में कदम जमाने की बड़ी तैयारी के साथ आ रही है। टेस्ला भारत में बजट सेगमेंट की कार लाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी यहां सबसे किफायती ईवी उतारने की तैयारी में है। इसकी कीमत बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के $25,000 यानी कि 21,71,000 रुपए हो सकती है। लेकिन ईवी कार को लेकर भारत की मौजूदा इंपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से 21 लाख रुपए की कार भारतीय बाजार में 36 लाख रुपए तक हो सकती है। ब्लूमबर्ग की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला मॉडल Y SUV मुंबई पहुंच चुकी है। मॉडल Y की कीमत इंपोर्ट ड्यूटी के साथ करीब 50 से 70 लाख रुपए हो सकती है। हालांकि लॉन्च होने के बाद ही कीमत का खुलासा हो सकता है। एलन मस्क की टेस्ला को बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई है। मुंबई की अंधेरी आरटीओ ने टेस्ला को 5 साल के लिए व्यापार प्रमाण पत्र दे दिया है। त्योहार के मौके पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की पिछली रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि टेस्ला की कारों का पहला सेट भारत पहुंच चुका है। टेस्ला की मशहूर इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y रियर व्हील ड्राइव को चीन में स्थित टेस्ला की फैक्ट्री से भारत भेजा गया है। कंपनी ने इस कार के कुल 5 यूनिट को चीन के शंघाई से भारत में इंपोर्ट किया है। मॉडल Y दुनिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। शायद कंपनी इसी कार से भारत में अपने सफर की शुरुआत कर सकती है। मॉडल Y के बाद टेस्ला की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार मॉडल 3 के आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को उद्घाटन के समय मुंबई के शोरूम में टेस्ला मॉडल 3 की डिस्प्ले यूनिट लगा सकती है। फिलहाल टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालांकि उसे आने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी मुंबई के बाद दिल्ली के एरोसिटी कॉम्प्लेक्स में अपना दूसरा शोरूम खोलेगी। इसके साथ ही पुणे और बेंगलुरु में भी इसके ऑफिस हैं, यानी भारत में कुल 4 जगहों से टेस्ला काम करेगी। अहमदाबाद प्लेन हादसे की तरह लंदन में भी एक हादसा हुआ।
वहां भी एयरपोर्ट से निकलते ही प्लेन क्रैश हो गया। वहां भी उड़ान भरते ही प्लेन में खराबी आ गई थी। और हूबहू अहमदाबाद हादसे की तरह लंदन में भी एयरपोर्ट के पास काला धुआं दिखने लगा। हादसे से जुड़ी एक और तस्वीर को देखकर साफ हो गया कि जमीन से टकराने के बाद प्लेन में धमाका हुआ था। लंदन से नीदरलैंड जा रहा B200 सुपर किंग एयर ने उड़ान भरते ही दम तोड़ दिया था। ये प्लेन अपने साथ 12 यात्रियों को ले जा सकता है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि हादसे के दौरान इसमें कितने यात्री सवार थे। खबरें हैं कि हादसा शाम 4 बजे के आसपास हुआ। उड़ान भरते ही छोटे से प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया। पायलट ने हवा में प्लेन को संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन वो प्लेन को क्रैश होने से बचा नहीं पाया। यूपी के नोएडा में रिहायशी इलाके में घुसे एक जंगली हिरण के बच्चे को देखकर लोग हैरान हो गए। लोगों ने हिरण के इस बच्चे को पकड़ा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। हिरण का ये बच्चा नोएडा के सेक्टर 93 के गेझा गांव में घुस आया था। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच हिरण का ये बच्चा कहां से आया इसका पता नहीं चला, लेकिन रिहायशी इलाके में हिरण को देख लोग हैरान रह गए। आसपास के लोगों ने हिरण को पकड़ लिया। इसके बाद कुछ लोग उसके साथ मस्ती करते दिखाई दिए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हिरण को पकड़ने के बाद लोगों ने इसकी खबर वन विभाग को दी ताकि वो उसे ले जाकर जंगल में छोड़ सके। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के घने जंगलों में मौजूद गुफा से पुलिस ने एक रूसी महिला और उसके 2 बच्चों को रेस्क्यू किया है। ये महिला पिछले 2 हफ्तों से गुफा में रह रही थी। ये गुफा घने जंगलों के बीच पहाड़ की खड़ी ढलान पर थी, जिसके दरवाजे पर कुछ कपड़े लटके हुए थे। वहीं पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस टीम ने जब इन कपड़ों को देखा तो टीम के कई सदस्य गुफा के अंदर दाखिल हुए, जिस पर पता चला वहां एक रूसी महिला अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। पुलिस को गुफा के अंदर रुद्र की प्रतिमा मिली। बताया जा रहा है कि महिला की सनातन दर्शन और आध्यात्म में गहरी रुचि है। हालांकि रूसी महिला गुफा के अंदर खाने पीने का इंतजाम कैसे कर रही थी, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम मोही है और वो बिजनेस वीजा पर भारत आई थी, लेकिन 2017 में ही उसका बिजनेस वीजा खत्म हो गया था। फिलहाल एक आश्रम में महिला और उसके दोनों बच्चों के रहने का इंतजाम किया गया है। और अब एक सवाल कि क्या बिहार में डरना जरूरी है? देखिए, चुनावी साल है और बिहार के अंदर हर दिन खून खराबे की सब खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा जब बिहार में क्राइम की कोई खबर ना आई हो। इसीलिए आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में डरना जरूरी है? और इस सवाल का जवाब है हाँ। इस वक्त बिहार में डरना जरूरी है क्योंकि बिहार में 48 घंटे के भीतर 8 लोगों का मर्डर हो चुका है। पटना सिटी में वकील जितेंद्र महतो की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो छपरा में सरकारी स्कूल के टीचर संतोष राय को भी गोली मार दी गई। बेगूसराय में भी 2 युवकों को गोली मारी गई। इनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा भी डरता रहा। यहाँ नर्स और एक दूसरे व्यक्ति की हत्या हुई और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। सीतामढ़ी, जहां कारोबारी वसीम खान को घर में घुसकर गोली मार दी गई, मामले की अभी जांच चल रही है। वैशाली में एक युवती का शव 1.5 महीने बाद मिला। अब जाकर उसकी हत्या की पुष्टि हुई और मामले का खुलासा भी हुआ। इसी तरह खगड़िया जिले में टेंट कर्मचारी की हत्या कर दी गई और ये सब कुछ बीते 2 दिनों के भीतर ही हुआ है। यानी आप समझिए कि बीते 48 घंटों के भीतर बिहार के हर वर्ग में अपराधियों का खौफ रहा। इधर छपरा जिले में तो अवैध शराब के नाम पर पब्लिक और प्रशासन ही आमने सामने थे। अवैध शराब पर छापा मारने गई उत्पाद विभाग की टीम पर पत्थरबाजी हुई तो प्रशासन की तरफ से भी जवाब दिया गया। ईंट पत्थर के जवाब में प्रशासन की ओर से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद गांव के लोगों का गुस्सा उस पर फूटा। सबने मिलकर उसे 5 घंटे तक बंधक बनाया। कहा जा रहा है मारपीट खूब हुई। वो वहाँ पे पकड़ लिया गया था, काफी मारा भी था लोग। उसके बाद से उसको हम लोग ये करके अभी सदर अस्पताल भेजे हैं। प्रशासन का विरोध करने के लिए गांव वालों ने मरने वाले शख्स का शव ठेले पर रखा, उसके सामने टायर जलाया। ऐसा करके उन्होंने कई घंटों तक सड़क जाम रखी। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को आरा जिले शाहपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में अवैध शराब की सूचना मिली। शराब पकड़ने के लिए छापा मारने आई टीम पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थरों से हमला किया। इन्हीं हमलों के जवाब में एसएपी की टीम ने फायरिंग की। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया। मंदिर में 3 दिनों तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ बम्पर दान दिया। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 3 दिनों में 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने साईं दरबार में हाजिरी लगाई और कुल 6 करोड़ 31 लाख रुपए
दान दिए गए। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।